हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो ये वाले वीडियो में हम लोग कुछ और 3-4 कंपनीज का डिस्कशन कर लेते हैं जिनका Q2 का नंबर्स आया हुआ है। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद 2 कंपनीज इन द डेयरी सेगमेंट, ठीक है। तो डेयरी सेगमेंट का बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। एक तरफ से डेयरी कंपनीज क्या करते हैं, ये हमारे देश में जो मिल्क फार्मर्स है उनसे वो दूध लेता है, राइट। और फिर उस दूध को लेके अपना चिलिंग जो भी मशीन से उसमें डालता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो क्या करते हैं, मिल्क एंड मिल्क डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है। और वो ऑफ कोर्स अपने ब्रांड लगा के बेचते हैं। अब ये जो मिल्क है, फॉर एग्जांपल आप लॉजिकली सोचो, अगर आपने लेट से फार्मर से दूध उठाया और उसके बाद लेट से फॉर एग्जांपल उसको सिर्फ प्रोसेस करके उसको आप उससे वो कीटाणु वगैरह हटा के सिर्फ अगर अपने पैकेट में दूध बेचा, तो ये आपका लो मार्जिन प्रोडक्ट हो गया। बिकॉज यू जस्ट मतलब एक जगह से दूध लिया और दूसरे जगह में आप दूध बेच रहे हो सिर्फ अपना ब्रांड का नाम देके और कुछ थोड़ा बहुत वैल्यू एडेड करके। लेकिन असली वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या होता है, जब लेट से फॉर एग्जांपल उस दूध से आप से पनीर हो गया, कर्ड, फिर आइसक्रीम, ये सारा चीजें आप बनाते हो। मतलब ये जो सारे आइटम्स है इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। और भी आइटम्स है, लाइक घी हो गया, बटर, फिर उसके बाद मिल्क पाउडर, फिर उसके बाद योगर्ट होता है, फिर दूध का जो स्वीट्स आते हैं मिल्क स्वीट्स बोलते हैं, ये सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। अब क्या होता है, कोई भी डेयरी कंपनी के लिए जितना उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का परसेंटेज टू टोटल सेल्स बढ़ेगा उतना उनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। गॉट इट। बिकॉज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को छोड़ के दूसरा क्या प्रोडक्ट है आपका, बेसिक मिल्क जो आप बेच रहे हो। अब दूध में क्या होता है, देखो ये तो सारे आपका लिस्टेड प्लेयर्स है ना, ये जो दोदला डायरी, हेरिटेज फूड्स एंड ऑल दैट, जिन दोनों के बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे बिकॉज इनका Q2 का नंबर आया। और अब देखोगे बहुत सारे कंपटीशन भी है इस स्पेस में इन अ वे के लिए। ये जो कोऑपरेटिव जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अमूल का दूध आता है, फिर आप कर्नाटका के साइड में जाओगे तो वहां पे नंदिनी आपको मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि गेम यही है, जितना ज्यादा आप ये सब बटर और घी और पनीर बेचोगे उतना आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है, ठीक है। तो दोदला डेयरी ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दोदला डेयरी का अगर मैं बात बोलूं, उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स टू टोटल सेल्स इज अराउंड 40%, ठीक है। जबकि दूसरा जो कंपनी है हेरिटेज फूड्स की, उनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स टू टोटल सेल्स है वो है 30% की। मतलब इसीलिए आप देखोगे दोदला डेयरी का मार्जिन में ज्यादा फायदा होता है देन से आपका हेरिटेज फूड्स। ये हो गया पहला वाला पॉइंट। अब देखिए, मैं दोनों कंपनी को एक पीयर टू पीयर एनालिसिस कर करके ही बताऊंगा सो दैट आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाए। फिर दूसरे साइड में ये है अभी क्या हो रहा है। जनरली अगर आप देखोगे कि आपका जुलाई अगस्त के बाद से ये फ्लश सीजन आता है। फ्लश सीजन के मतलब यहाँ पे मतलब से गाय आज दूध देना बढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ पे मिल्क सप्लाई बढ़ जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, फ्लश सीजन में मिल्क का सप्लाई सिंस बढ़ता है तो कंपनीज क्या करता है, तो मिल्क का देखो, कोई भी चीज, मिल्क इज अ कमोडिटी, तो अगर कोई कमोडिटी का अगर प्राइसेस बढ़ जाता है, सॉरी अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइसेस कम डाउन। गॉट इट। तो ये कंपनीज को ये भी फायदा मिला है कि इनका मिल्क का जो प्रोक्योरमेंट रेट है दैट नंबर हैज गॉन डाउन, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट बिजनेसेस लाइक दोदला डेयरी, इवन हेरिटेज फूड्स भी, इन लोगों का जो मिल्क का जो सेलिंग प्राइस है वो उतना घटाना नहीं पड़ा। बिकॉज क्यों, बिकॉज समझो, आप समझ में आया कि अगर लेट से आपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बेच रहे हो, सो यू हैव सर्टेन डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द पनीर और घी दैट यू आर मेकिंग, है ना। वो सब शुद्ध घी बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे, वो बोल के ये लोग दे कैन चार्ज हायर, राइट। सो मिल्क प्राइसेस ऊपर नीचे करने के बावजूद भी आप देखोगे ये लोग अपने सेलिंग प्राइस को मेंटेन कर पाता है। एंड ऑफ कोर्स जब मिल्क प्राइसेस कम डाउन, मतलब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट प्राइस का बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज फ्लश सीजन है, सब इतना सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द मिल्क फार्मर्स, तो बेसिकली क्या हुआ, इनका मार्जिन का एक्सपेंशन हुआ है। और वही हम देखते हैं कि दोदला डेयरी और हेरिटेज फूड में यही हो रहा है। जैसे दोदला डेयरी और हेरिटेज फूड में दोनों के बिजनेस पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ इज फार हायर देन सेल्स का ग्रोथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों कंपनी का बात करूं तो मुझे दोदला डेयरी का नंबर्स अच्छा लगा, बिकॉज दोदला डेयरी का सेल्स ग्रू 30% YOY, जबकि हेरिटेज फूड्स का सेल्स ओनली ग्रू 4% YOY इन Q2। सो इसका मतलब क्या, दोदला डेयरी हैज बीन डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग वॉल्यूम्स एंड ऑफ कोर्स उनका तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है दैट इज 40% ऑफ सेल्स, हेरिटेज का जैसे 30% है, ठीक है। तो ये हो गया बात। और जो भी मिल्क आप देखोगे, और भी 2-3 कंपनीज है जिनका जब आएगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन बाकी का भी जब आएगा आप देखोगे वो लोग भी ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बनाने का कोशिश कर रहे हैं टू देयर टोटल पोर्टफोलियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सेक्टर में क्या प्रॉब्लम होता है ना, ये बहुत अनइवन है, ठीक है। अनइवन इन द सेंस मतलब सोचो कल अगर कोई कैटल डिजीज हो जाता है तो मिल्क का यहाँ पे सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर दूसरा साइड में क्या है, अगर आपका वेदर खराब है, अगर लेट से मानसून वगैरह होता है तो यहाँ पे क्या है, प्रोक्योरमेंट करना, कलेक्शन करना, ये सब में भी रुकावट आ जाती है।
एंड थर्ड ऑफ कोर्स कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये होता है, सोचो अगर आपने कोई फार्मर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखा है या एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स के साथ, अब सडनली लेट्स से फ्लश सीजन आ रहा है या फिर हो रहा है और मिल्क का प्राइसेस घट गया, तो आप अगर क्या वही फार्मर्स को अभी कम दाम में उतना ही लीटर दूध उठा पाओगे? तो वहां भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। फार्मर भी बोल सकते हैं कि चलो छोड़ो, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, मैं जाऊंगा नंदिनी के पास जो कि एक कोऑपरेटिव है, ठीक है, या फिर मैं जाऊंगा अमूल के पास दूध देने, बिकॉज उनके पास भी तो ऑप्शन है ना दूध देने के लिए। सो ये सारे चीजें के वजह से अब मैंने हमेशा ये डेयरी कंपनीज को देखा है कि लाइक इनका जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ बहुत अनइवन होता है। कभी जैसे अभी दोदला डेयरी का 30% का सेल्स ग्रोथ है, लेकिन आप पहले जाके देखोगे बहुत सारे क्वार्टर से जहां पे YOY लेवल पे सिंगल डिजिट में सेल्स ग्रोथ हुआ है। सो ये हो गया एक बात। दूसरा बात ये है कि ये कंपनी के बारे में और भी हम अगर बताएं तो दोदला डेयरी क्या कोशिश कर रहे हैं अभी अफ्रीका में अपना सेलिंग वाला सेटअप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अफ्रीका में क्या है, इतने सारे मतलब यहाँ पे दोदला डेयरी टाइप का कंपनी का जो कंपटीशन है इंडिया में, दैट इज फार हायर देन द मार्केट इन अफ्रीका। तो वहां पे क्या है, वहां पे वो लोग बार्गेनिंग पावर भी उनका मिल्क फार्मर पे ज्यादा होगा, राइट, और दूसरे साइड में दे कैन इवन लाइक प्रोड्यूस लाइक दे कैन हैव क्या कैसे बताओ, इट्स लाइक अ हायर बार्गेनिंग पावर व्हेन यू आर सेलिंग मिल्क एंड द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन द सेगमेंट, गॉट इट। तो सिंस वहां पे कंपटीशन कम है ना, लेकिन आपको पता ही राइट, जितना कंपटीशन ज्यादा होगा फ्रॉम द सप्लाई साइड एंड द डिमांड साइड, तो क्या होगा, आपका प्राइसिंग बढ़ाने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए कंपनी क्या कर रहे हैं, अफ्रीका में यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। आप देखोगे वरुण बेवरेजेस भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनका तो दूध का बिजनेस नहीं है, बट वो पेप्सी का बॉटलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट। तो वो भी वही बताता है कि अभी आई थिंक वरुण बेवरेजेस ने कॉन्गो में कोई एक प्लांट खोला और वहां पे जाके अभी वो पेप्सी का प्रोडक्शन करके वो घरों में जाके दुकानों में जाके वो चिलिंग मशीन देगा और वो बेचेगा, बिकॉज उनका भी वही है कि लाइक वहां पे उनको अभी मौका ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू से फॉर एग्जांपल कोई मैच्योर्ड मार्केट्स लाइक दिल्ली हो या मुंबई हो या व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सो ये जो कंपनीज है, इस कंपनीज में ऑफ कोर्स मतलब कमिंग बैक टू दोदला डेयरी एंड हेरिटेज फूड्स, मैंने आपको तो सारे नंबर्स तो बता दिया। इनका जो देखना पड़ेगा आपको आगे जाके कि मिल्क का प्रोक्योरमेंट रेट का ग्रोथ क्या है, बिकॉज अगर आप प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हो मिल्क, उसमें ग्रोथ नहीं है, तो आपका यहाँ पे सेल्स ग्रोथ नहीं आएगा, करेक्ट। तो प्रोक्योरमेंट रेट को आपको यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा। दूसरा चीज तो ये है कि लाइक ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का एक खेल है। जितना ज्यादा मिल्क फार्मर्स के साथ आप कनेक्शन बनाओगे, उतना ज्यादा आपका प्रोक्योरमेंट रेट बढ़ेगा, है ना। और ऑफ कोर्स जितना ज्यादा कनेक्शन भी बनेगा आपका, उतना आपका ब्रांड बढ़ेगा। मतलब क्या, फार्मर्स भी आपके सामने आएगा और आपको डिसेंटली चार्ज करेगा फॉर द मिल्क दैट दे आर गिविंग टू यू। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखना है। एक और चीज ये है कि हाउ डू दे फाइट विद दिस कोऑपरेटिव्स, जो लेट से अगर बड़ा भी होता है जैसे नंदिनी एंड ऑल दैट, ये लोग कोशिश करता है कि ये लोग फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल दे 7-8 दिन में। मतलब ये दोदला डेयरी का अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। सो द कंपनी प्राइड्स इटसेल्फ ऑन द फैक्ट के लिए डायरेक्ट फार्मर के पास पैसा जाता है और जल्दी पैसा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइक यू नो बीच में से देयर आर लाइक 5-6 मिडिल मैन और फार्मर के पास पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कंपनी उसका ख्याल नहीं रखता है, कंपनी रखती है। सो ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे दोदला का आप देखोगे देयर आर मेनी रिटेल पार्लर्स एज वेल। ये लोग आइसक्रीम वगैरह भी बनाते हैं और वो भी पार्लर में बेचते हैं। से पार्लर में सिर्फ लेट से आप देखोगे उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ज्यादा बेचते हैं देन से फॉर एग्जांपल द यू नो जस्ट द मिल्क का जो पैकेट होता है। सो ये हो गया बात। आई गेस ये सारी चीजें कवर्ड हो गया दोदला डेयरी और हेरिटेज फूड्स में। रिस्क भी सारी चीजें कवर कर लिए। दोदला डेयरी का नंबर्स इतना अच्छा है कि पहले बार उन्होंने अपने लाइफ में मतलब आफ्टर लिस्टिंग उन्होंने सबसे पहले बार वो डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। सो दैट्स आल्सो अ गुड साइन। और यहाँ पे बात वही पे है कि यहाँ पे क्या हुआ, फ्लश सीजन के वजह से रॉ मटेरियल प्राइसेस, मतलब यहाँ पे जो मिल्क फार्मर से जो दूध आती है उनका प्राइसेस थोड़ा कम हुआ। लेकिन इन लोगों ने दोदला एंड हेरिटेज बोथ उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने दे कुड मेंटेन देयर क्या बोले मतलब उनका एमआरपी, ठीक है, उनको डिस्काउंट में उतना बेचना नहीं पड़ा। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, दोदला grew sales by 30% and I think their PAT grew by around 45-50% के आसपास। But Heritage का sales grew only 4%, but their PAT grew 173%. But I would prefer दोदला over Heritage। अगर कोई मतलब वही अगर बंदूक लाके बोलता है कि लाइक यू नो कि दोनों में से एक चुन, तो मैं दोदला लूंगा बिकॉज आई प्रेफर सेल्स ग्रोथ फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि इफ यू आर ग्रोइंग सेल्स एट 30%, दैट मीन्स यू आर गेनिंग मोर मार्केट शेयर देन अ कंपनी विच इज ग्रोइंग सेल्स एट 4%, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलो बात करते हैं प्रूडेंट कॉर्पोरेशन की। तो प्रूडेंट कॉर्पोरेशन बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट की तरह एक कंपनी है, लेकिन नॉट एक्जैक्टली वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। इनका आप देखोगे बहुत ही एक नीश प्रोडक्ट है। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। दूसरों का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी से ये लोग कमीशन मारते हैं। अब लॉजिकली सोचो, जितने
जितने आप क्लाइंट्स को सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में लेके जाओगे तो मतलब क्या, AUM जितना बढ़ेगा तो इनका कमीशन भी उतना ही होगा। और आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में ये SIP का मार्केट तो लिटरली सालों साल डबल हो रहा है ना। पीपल आर डूइंग SIP लाइक क्रेजी। फिर उसके बाद ये बुल मार्केट चल रहा है तो मार्केट में लोग सभी आ रहे हैं। सो ऑल कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैव डन वेल, ठीक है। सो और आपने ये भी देखा होगा कि जो भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है उनका जो वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन में आप देखोगे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सब डिवीजन होता है, दे हैव ऑल बीन डूइंग वेल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज लोग और इक्विटीज में आ रहा है। और अगर आप इक्विटीज में और पैसे डाल रहे हो तो इक्विटीज को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर्स है उनका भी कमीशन या फीस ज्यादा मिलता है। एंड दूसरे साइड में ऑफ कोर्स लोग इतने पागलों की तरह, जैसे मैंने बोला, SIP किए जा रहे हैं। तो प्रूडेंट का नंबर बहुत अच्छा आया है। प्रूडेंट का सेल्स ग्रू 51% और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 69%। तो अमेजिंग ना। इनका जो म्यूचुअल फंड का जो AUM है, देखो ये खुद का कोई PMS नहीं चलाता है, ये दूसरों का PMS और दूसरों का म्यूचुअल फंड्स में पैसे को डालता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, गॉट इट। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो AUM है, ठीक है, दैट ग्रू approximately 53% YOY and sales also grew in line with that, sales grew 51%। तो सब कुछ तो ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ये लोग क्या देख रहे हैं कि ये लोग भी अपने SIP का मार्केट शेयर देखते हैं, तो इनका SIP का मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। अभी 3.6% है। आई थिंक लास्ट ईयर का मार्केट शेयर वाज 3.5% के आसपास। तो सब कुछ तो ठीक है। और मैनेजमेंट वही बताता है कि लाइक एडॉप्शन टू म्यूचुअल फंड इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एंड दे आर राइट आल्सो, बिकॉज इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ पैन कार्ड होल्डर्स एंड यू लुक एट द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड होल्डर्स, देयर इज स्टिल अ ह्यूज गैप, सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। सो प्रूडेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूडेंट का यही है 85% ऑफ देयर सेल्स म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, बाकी आपका इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। तो वो वाले वर्टिकल को ये लोग अच्छे से सेटअप कर रहे हैं, बिकॉज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूट करके प्रूडेंट को कमीशन ज्यादा मिलता है देन म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन से। सो आगे जाके आई वुड वांट द इंश्योरेंस पार्ट टू ग्रो एट अ फास्टर पेस देन द म्यूचुअल फंड पार्ट, ताकि क्या होगा, अगर कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ अच्छा हुआ तो उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल जाएगा। ये इंश्योरेंस पार्ट आपका वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरह है, गॉट इट। जो मैंने ये दूधला डेयरी और इसके बारे में बात किया, क्या बोलते हैं आपका दूसरा हेरिटेज फूड्स, ठीक है। तो अब देख रहे हो मॉडल्स अलग हो सकता है, चीजें अलग बेच सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सबका वही 2 टारगेट है, सेल्स को कैसे हाई रेट से ग्रो करे ड्रिवन बाय वैल्यू एंड वॉल्यूम ग्रोथ, एंड सेकंड इज कैसे ऑपरेटिंग लेवरेज को हम और लेके आए बाय चेंजिंग द प्रोडक्ट मिक्स इन आवर फेवर। तो यहाँ पे प्रूडेंट में प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया है आपका, अगर इंश्योरेंस का बेस बढ़े, ठीक है। अब जो 2 कंपनीज के बात करने वाला हूं जो स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स में है, APL, अपोलो एंड JTL। अब प्रॉब्लम क्या होता है इन कंपनीज का, आप देखो ये लोग स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स जो बनाते हैं, रॉ मटेरियल स्टील है। अब अगर स्टील का प्राइसेस कम क्रैशिंग डाउन, ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है ना, इनका वैल्यू डिग्रोथ होता है। मतलब रॉ मटेरियल का प्राइसेस अगर घट गया, और सोचो अपने 6 महीने पहले जब स्टील का प्राइसेस हाई था तब लेट से स्टील उठा के अपने लेट से पाइप बनाया, लेकिन आज जब आप बेचने जा रहे हो उसको, तो लोग तो आज के स्टील के भाव पे ही उसको खरीदेगा ना, तो इसको बोलते हैं वैल्यू डिग्रोथ। तो इससे क्या होता है ना, कंपनीज का मार्जिन में बहुत अनशंट मतलब इफेक्ट हो गया इन दोनों का, और यही हुआ है इनका। जैसे मैं APL अपोलो का बात बोलूं, APL अपोलो का वॉल्यूम का ग्रोथ 12% हुआ, मतलब पिछले साल अगर लेट से 100 पाइप्स बनाए तो इस बार 112 पाइप्स बनाए, लेकिन APL अपोलो का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल 73%। क्यों इतना मार्जिन डिग्रोथ हुआ, उसका रीजन मैंने आपको बताया। JTL इंडस्ट्रीज का भी वही है। JTL इंडस्ट्रीज का भी इफ यू लुक एट द EBITDA पर टन या रेवेन्यू पर टन, मतलब EBITDA पर टन अगर देखोगे ना, तो ये बहुत नंबर, मतलब ये नंबर आई थिंक JTL का कितना घटा होगा, इट रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, मैंने यहाँ पे लिखा, चलो पकड़ लो 40-50% का घट गया होगा, ठीक है। इवन APL अपोलो का भी EBITDA पर टन रिड्यूस बाय 50%। ये तभी होता है ना जब लेट से रॉ मटेरियल प्राइसेस कम डाउन। नाउ यही तो बात है यहाँ पे ना, कि यहाँ पे आप जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे अभी भी JTL का 75% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कमोडिटाइज्ड, ठीक है, और APL अपोलो का 35% ऑफ द प्रोडक्ट इज कमोडिटाइज्ड, ठीक है। अब देखिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है, वो स्टील पाइप में आप जिंक का कोटिंग डाल दोगे, ये कर दोगे, ब्लैक पाइप्स बेचोगे ताकि उसमें रस्ट ना पड़े, सो दैट ये कमोडिटी चेंजेस की वजह से आपका MRP उतना चेंज ना हो। ये वही वाला है ना, दूध वाला एनालॉजी देखो, एकदम सेम है कि अगर आप सिर्फ दूध का पैकेट बेच रहे हो, उसको सिर्फ चिलिंग मशीन में डाल के और उसके बाद थोड़ा बहुत कीटाणु हटा के, आप क्या होगा, दूध का प्राइसेस ऊपर नीचे करेगा, आपका ये दूध का पैकेट का प्राइस भी ऊपर नीचे करेगा। लेकिन अगर आप घी बटर ये सब बनाते हो, सो घी एंड बटर एंड पनीर एंड वे प्रोटीन ये बनाना फॉर अ डेयरी कंपनी इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना
फॉर द ये सब जो स्टील पाइप्स एंड रॉड्स वाले कंपनीज लाइक JTL एंड APL अपोलो। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से आपको एनालिसिस करनी होती है। और आप देख रहे हो कि अगर आपका बेस ठीक है तो आप कोई भी कंपनी का मॉडल्स को यहाँ पे फिट करके देख सकते हो कि ग्रोथ हो, ऑपरेटिंग लेवरेज हो, वैल्यू डी ग्रोथ हो, गाइडेंस हो, किस तरीके से आप उसको फिट करके यू कैन क्विकली एनालाइज कंपनीज। ठीक है, तो अब तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। JTL का बेसिकली पिछले साल एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था, एक नाभा स्टील करके एक प्लांट को एक्वायर किया था ताकि उसका रॉ मटेरियल पे और कंट्रोल आए। लेकिन जो नाभा स्टील का प्रोडक्शन को अगर आप हटा दोगे, ऑर्गेनिकली JTL का भी वॉल्यूम ग्रोथ इस कुछ सिंगल डिजिट में 9, 10, 12% के आसपास ही था। लेकिन सिंस उन्होंने नाभा स्टील का जो पूरा माल बेचा है, जो इस बार के उनके सबके साथ जुड़ दिया, इसी वजह से JTL का ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ इज 26%। ठीक है, लेकिन अगले साल हमें देखना पड़ेगा इस बेस में किस रेट से ग्रो कर रहा है। तो बेसिकली आपको लगता होगा कि लाइक JTL का 26% का वॉल्यूम ग्रोथ और APL अपोलो का 12%, बट JTL का भी इफेक्टिवली ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ 12-13% के आसपास ही है। सो यही है, 5 कंपनीज चलो अभी किया, 2 डेयरी कंपनी, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और 2 कंपनी इन द स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स वाला स्पेस। तो चलिए, आपका अगर कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।